चमत्कार। इस चमत्कारिक शब्द को सुनते ही हमारा मन रोमांचित हो उठता है। मन में न जाने कौन कौन से काल्पनिक ख्याल आने लगते हैं, जो हमें कल्पनाओं की दुनिया में ले जाते हैं, जहां असंभव सा दिखने वाला काम भी संभव दिखाई देने लगता है। सदियों से मानव जाति चमत्कार की खोज में न जाने क्या क्या उपाय कर रही है। मनुष्य कहाँ कहाँ भटक रहा है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हकीकत में चमत्कार होते हैं? क्या हमारी असली दुनिया में चमत्कार होते हैं? क्या हम उन्हें होता हुआ देख सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि जी हाँ, हमारी असली दुनिया में भी चमत्कार होते हैं और हम उन्हें होता हुआ भी देख सकते हैं। तो ये कैसे होंगे और हम इन्हें कैसे होता हुआ देख पाएंगे, ये हम आगे की यात्रा में जानेंगे। आज से कई सौ साल पहले भारत में राजगढ़ नाम का एक नगर था और उस नगर के राजा थे राजा वीरभान सिंह। राजगढ़ बड़ा ही सुंदर नगर था। एक ओर खूबसूरत समंदर था, तो दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की श्रृंखला। नगर को चारों तरफ से ऊंची और मजबूत दीवार से सुरक्षित कराया गया था। समंदर, पर्वतों और चारों तरफ फैले जंगलों के बीच राजगढ़ मानो प्रकृति की गोद में बैठा आनंद ले रहा हो। प्रजा अपने राजा से बहुत संतुष्ट थी। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। राजा वीरभान सिंह को अभी तक बस एक ही दुख था कि विवाह के 10 साल के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। परंतु इस वर्ष आखिर वो दिन आ ही गया जब उस दुख का अंत हो गया। कुछ दिनों पहले ही राजा के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। तब से पूरे नगर में उत्सव का माहौल है। महाराज ने राज पुरोहितों को पूरे 1 महीने तक यज्ञ करने का आदेश दे दिया है, और जब तक उत्सव और यज्ञ संपन्न नहीं हो जाते तब तक पूरे नगरवासियों के लिए महल में ही भोजन का ऐलान कर दिया है। पूरा नगर ढोल और नगाड़ों पर थिरक रहा है। नृत्य और संगीत से पूरा नगर खुशी से ओत-प्रोत हो गया है। यज्ञ करने के लिए नगर के बीचों बीच का स्थान चुना गया है, जिससे उस यज्ञ का लाभ पूरे नगर को मिल सके। पर उधर महल में दूसरी तरफ राजा का छोटा भाई रत्नेश किसी और ही धुन में था। वो जल्दी जल्दी अपना कुछ सामान एक थैले में भर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं निकलने की तैयारी में हो और उसे देर हो रही हो। थैला भरकर रत्नेश लंबे लंबे कदमों से महल से बाहर जा रहा था कि रास्ते में बड़े भाई साहब मिल गए। अरे रत्नेश, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? हमें बताया भी नहीं। रत्नेश एकदम से सकपका गया। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। आप उत्सव की तैयारी में इतने व्यस्त थे तो मैंने आपको परेशान नहीं किया। राजा ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, पर उत्सव की तैयारियों में तो तुम्हें भी होना चाहिए था। तुम भी तो चाचाश्री बन गए हो, क्या तुम्हें इसकी कोई खुशी नहीं? और तो और बिना बताए पता नहीं कहाँ निकले जा रहे हो। नहीं नहीं भैया, वो दरअसल पास के नगर में मेरा एक मित्र रहता है। उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, बस उसी के पास जा रहा था। रत्नेश ने लड़खड़ाती हुई आवाज में जवाब दिया। अच्छा चलो ठीक है, काम खत्म करके जल्दी आने की कोशिश करना। यहाँ भी तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य यह है, वीरभान ने कहा। जी भाई, कहकर रत्नेश अपने घोड़े पर सवार होकर अकेले ही निकल गया। महाराज ने उसे थैला लिए हुए भी देखा, पर उसके बारे में पूछना उन्होंने उचित नहीं समझा। आखिर अपना ही छोटा भाई है, अब अपनों से हर चीज के बारे में क्या पूछना। उसके बाद राजा उत्सव की तैयारियों में फिर से व्यस्त हो गए। उधर रत्नेश अपने घोड़े को सरपट दौड़ाते हुए नगर के शमशान घाट पहुंच गया। नगर के बाहर उसका कोई भी ऐसा मित्र नहीं था जिसकी माँ बीमार हो। उसने तो अपने बड़े भाई से झूठ बोला था। जल्दी से अंदर आकर उसने वो थैला जो वो महल से लाया था जमीन पर पटक दिया। तुम लोगों ने जितना भी धन कहा था, इसमें उससे भी ज्यादा है। अब तुरंत काम पर लग जाओ। नगर में महायज्ञ शुरू होने से पहले तुम लोगों का काम खत्म हो जाना चाहिए। वहां उपस्थित तंत्र मंत्र और काली साधना करने वाले 4 तांत्रिकों से बहुत ही गुस्से से बोला रत्नेश। महाराज के पुत्र होने से रत्नेश को किसी भी प्रकार की कोई खुशी नहीं थी। वीरभान के विवाह को 10 वर्ष हो गए थे और उनकी कोई संतान न होने से रत्नेश ने ये मान लिया था कि अब इस सिंहासन का उत्तराधिकारी तो मैं ही हूँ। लेकिन जिस दिन से बड़े भाई के संतान होने की खबर सुनी है,
उस दिन से उसने कई बार महारानी को भी मारने की कोशिश की, पर वो सफल नहीं हो सका। अब कोई रास्ता न देख तंत्र मंत्र का सहारा लेकर उस बच्चे को मारने की योजना बनाई है। इधर नगर के बीचों बीच महायज्ञ की सारी तैयारियां पूरी हो गई थीं। ये महायज्ञ पुत्र की लंबी आयु के लिए की जा रही थी। राजा रानी के साथ पूरे नगरवासी भी इस यज्ञ में हिस्सा लेने आ चुके थे। रत्नेश भी उन तांत्रिकों को कड़े निर्देश देकर बेमन से सबको दिखाने के लिए यज्ञ में आकर बैठ गया था, और उसे अपनी योजना को फलीभूत होते हुए भी तो देखना था। उन चारों तांत्रिकों ने ये आश्वासन दिया था कि महायज्ञ पूरा होने से पहले वो महाराज के पुत्र का काम तमाम कर देंगे। दूर दूर से 101 प्रकांड पंडितों और पुरोहितों को इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए बुलाया गया था। कुछ देर के बाद आकाश भेदी उच्च स्वरों में मंत्रों का उच्चारण शुरू हो गया। महायज्ञ आरंभ हो चुका था और उधर शमशान में चारों तांत्रिक भी अपना काम शुरू कर चुके थे। पूरी दुनिया में शायद ऐसा किसी के लिए पहली बार हो रहा था कि एक तरफ तो उस बच्चे की लंबी आयु के लिए महायज्ञ हो रहा था और दूसरी तरफ उसकी मृत्यु के लिए तंत्र साधना। अब देखना ये था कि क्या ज्यादा प्रभावी होगा, पवित्र मंत्रों का असर या काली तंत्र साधना। रत्नेश एकटक राजा के पुत्र को ही देख रहा था, जो अपनी मां की गोद में खेल रहा था। वो बहुत ही उत्सुकता से ये देख रहा था कि कब काले जादू का असर शुरू हो और कब ये पूरा राजपाट मेरा हो जाए। पूरे 5 घंटे तक यज्ञ चला और फिर अगले दिन के लिए रोक दिया गया। इसी प्रकार 1 महीने तक ये यज्ञ होना था, लेकिन आज का यज्ञ खत्म होने तक बालक को कुछ भी नहीं हुआ। कोई अहित तो छोड़ दो, एक हिचकी तक नहीं आई। रत्नेश अंदर से बिल्कुल आग बबूला हो गया था। वो तुरंत अपने घोड़े पर बैठकर उन तांत्रिकों के पास पहुंच गया। तुम चारों क्या सो रहे थे मेरे जाने के बाद? कुछ किया भी या बस ऐसे ही मुझे मूर्ख बना रहे हो? रत्नेश उन पर बरसते हुए बोला। अरे महाराज, अच्छा हुआ कि आप आ गए। हमने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, पर जैसे ही आगे बढ़ते उधर नगर में महायज्ञ शुरू हो गया। उनमें से एक तांत्रिक ने जवाब दिया। ये लोग और सेना के कुछ लोग रत्नेश को ही अपना राजा मानते थे, इसलिए उसे महाराज कहकर संबोधित कर रहे थे। रत्नेश का क्रोध अब 7वें आसमान पर था। तो उस महायज्ञ से तुम लोगों को क्या मतलब? तुम अपना काम करते। राजा साहब, आप ठीक कह रहे हैं, हम अपना ही काम करने वाले थे, लेकिन यज्ञ करने के लिए पूरे 101 पंडित पुरोहित आए हैं। जब उन 101 लोगों ने एक साथ मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, तो ऐसा लग रहा था कि वो मंत्र आकाश में जाकर पूरे नगर में चारों तरफ गुंजायमान हो रहे हों। जैसे उन मंत्रों के कंपन से कण कण जीवित हो उठा हो। उनकी आवाजों के सामने हम अपनी साधना कर ही नहीं पा रहे थे। हमारे स्वर उन मंत्रों के सामने पता ही नहीं चल रहे थे। उन चारों ने बारी बारी से बताया। शमशान नगर के पश्चिम में था, जो कि यज्ञ के स्थान से कुछ दूरी पर था। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।